Okay, so let's begin the lecture. वॉइस और स्क्रीन क्लियर है सभी को? Yes, sir. All right. So Boolean expression, Boolean algebra आज का हमारा टॉपिक रहेगा. Boolean algebra के अकॉर्डिंग हमें एक Boolean एक्सप्रेशन गिवन होती है. कुछ वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, कुछ वेरिएबल्स का डॉट प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड एक टर्म्स हमें गिवन होती है और वो एक्सप्रेशन किसी फंक्शन को बिलोंग करती है. सो उस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, तो हमें कुछ बूलियन अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई करने होते हैं. राइट, सो बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन किस रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, वो रूल्स क्या होंगे, किस तरह से डॉट ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ रूल्स गिवन होते हैं. एडिशन के लिए हमें कुछ परफॉर्म करना हो ऑपरेशंस, तो उसके लिए कुछ रूल्स गिवन होते हैं. कुछ डिमॉर्गन्स थ्योरम्स हैं 2-3, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग. तो रूल्स एक बार लर्न हो जाते हैं तो हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन के रूल्स बता देता हूं. Boolean algebra rules. Here are some of the simple rules based on and or gates. एंड गेट के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, और गेट के लिए अलग रूल है, और एक रूल है डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, और 2 रूल है डिमॉर्गन्स थ्योरम के. सो एंड गेट के अकॉर्डिंग अगर कभी भी किसी बूलियन एल्जेब्रा में या बूलियन इक्वेशन में a डॉट ए हमें ऑब्टेन होता है, सो वी कैन रिप्लेस a डॉट ए इंटू ए. दैट मीन्स अगर कोई भी वेरिएबल 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम सिंगल टाइम लिख सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा. सेकेंड रूल जो एंड गेट के लिए होता है वो है a डॉट ए बार या a नॉट इक्वल टू 0. किसी भी सिंपल वेरिएबल और किसी भी कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 जनरेट करता है. अब यहाँ पर a वेरिएबल के लिए रूल्स बनाए हैं, तो ऐसे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, लाइक c डॉट c इक्वल टू c डॉट c कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, d डॉट d इक्वल टू d डॉट d कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0. तो किसी भी सेम वेरिएबल के लिए ये रूल अप्लाई हो सकता है. यहाँ पर एग्जाम्पल में केवल एक सिंगल वेरिएबल a के लिए रूल बताया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यदि बूलियन एक्सप्रेशन में कभी a आया है तो ही ये रूल अप्लाई होगा, अगर b डॉट b आया है तो हम रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल के लिए बताया गया है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए. x डॉट x भी हो सकता है, y डॉट y भी हो सकता है. सो x y z a b c d किसी भी वेरिएबल के लिए ये रूल अप्लाई होगा, बट इस रूल को फॉलो करना चाहिए वो पर्टिकुलर वेरिएबल. सो a डॉट a इक्वल टू a होगा, a डॉट a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a डॉट 1 इक्वल टू a होगा, a डॉट 0 इक्वल टू 0 होगा. इसी तरह और गेट के लिए 4 रूल्स गिवन है. a प्लस ए को हम a लिख सकते हैं, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को हम 1 लिख सकते हैं, a प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, a प्लस 0 इक्वल टू a होगा. ये है और गेट के लिए 4 रूल. एक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग के लिए, सो a प्लस ए नॉट b को हम लिख सकते हैं a प्लस b. यहाँ पे जो a नॉट है इसको हम इग्नोर करते हैं, और जो तैयार होती है वो a प्लस b के बराबर होती है. और डी मॉर्गन्स के 2 थ्योरम है, a प्लस बी नॉट इक्वल टू a नॉट डॉट b नॉट, और सेकेंड रूल है a डॉट b का नॉट इक्वल टू a नॉट प्लस b नॉट. तो ये है बूलियन अलजेब्रा के रूल्स जिनको हमें यूज करके किसी भी बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है. अब बूलियन इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई क्यों करें, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है, सो व्हाई वी सिंप्लीफाई टू इट, क्यों करें हम इसको सिंप्लीफाई. तो उसका रीजन ये रहता है कि हमारे डिजिटल सर्किट्स में
एक्सप्रेशन को देखकर हम कोई लॉजिकल सर्किट बनाते हैं ताकि वो उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करे। लाइक कोई फंक्शन f इक्वल टू a प्लस बी है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यू को एडिशन करना है और उसके रिजल्ट को f में स्टोर करना है। सो बुलियन एक्सप्रेशन f इक्वल टू a प्लस बी के लिए कोई ना कोई सर्किट हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होना जरूरी है, तभी वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यू एडिशन हो पाएगी। और अगर बुलियन एक्सप्रेशन बड़ी है, सपोज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरह से 4 है, या कुछ डॉट प्रोडक्ट है, कुछ 3-4 टर्म्स ऐसी है जिसमें डॉट हो रहा हो, 2-3 टर्म्स ऐसी है जिसमें एडिशन हो रहा हो, तो इस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन बड़ी भी हो सकती है। उस केस में अगर लेंथी इक्वेशन है तो उसका लॉजिक सर्किट भी बड़ा बनेगा। तो अगर इक्वेशन छोटी है, 2 वेरिएबल की है, एक ऑपरेटर की है, तो उसमें एक एंड गेट से काम हो सकता है, जैसे a प्लस बी का केस है। सो हम एक एंड गेट लेंगे, सॉरी एक और गेट लेंगे और और गेट में 2 इनपुट सिग्नल पास कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे और उसमें जो आउटपुट जनरेट होगा, उस आउटपुट को हम किसी ट्रांजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं। बट अगर बूलियन एक्सप्रेशन बड़ी है, उसके अंदर जो टर्म्स है वो अगर नंबर ऑफ है, ज्यादा टर्म्स है, उस केस में उसका जो लॉजिक सर्किट ड्रॉ होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। और लॉजिक सर्किट कॉम्प्लेक्स होने का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां पर एक गेट यूज हो रहा था, जो काम सिंगल गेट से हो रहा था, अब वो काम कई सारे गेट्स को यूज करके होगा। और लॉजिक गेट्स अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको मार्केट से परचेस करना होता है, उसकी फिटिंग होती है, फैब्रिकेट होते हैं। तो इस तरह से जब लॉजिक सर्किट डिजाइन होगा तो वो कॉस्टली बन जाएगा। तो हमारा जो सर्किट है वो कम से कम इकोनॉमिकली फिट बैठे, उसकी कॉस्टिंग कम से कम हो, मिनिमम हो, ऑप्टिमाइज हो। इस पर्पस से हम हमेशा पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर गिवन है तो हम उसको ट्राई करेंगे 3 टर्म में हमारा आंसर आ जाए, और फिर उसको हम 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो एज कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन, हमारा जो लॉजिक सर्किट होगा वो थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा। सो इस तरह से बुलियन अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई करके हम किसी भी बुलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि हमारा जो लॉजिक सर्किट हो वो कम से कम गेट को यूज करके डिजाइन हो जाए। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये रूल अप्लाई करना होगा, और हमें इक्वेशन में देखना होगा कि हम किस तरह से कॉमन निकाले वेरिएबल को, ताकि हम ये रूल्स में से कोई ना कोई एक रूल या जितने भी रूल अप्लाई हो सकते हैं, वो रूल को हम वहां पे जस्टिफाई कर पाए। तो ये रूल्स पहले लर्न करने होंगे, उसके बाद हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए केवल यही एक तरीका नहीं है। आगे चल के आप ये भी स्टडी करोगे कि जो एक साइंटिस्ट है कर्नफ, उन्होंने एक टेबल मेथड को डिजाइन किया था, टेबुलर मेथड को, जिसके अकॉर्डिंग हम बुलियन एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो कर्नफ मैप है, के मैप, जिसको मेथड का नाम होता है के मैप, के स्टैंड फॉर कर्नफ, उस मेथड के थ्रू हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बुलियन अलजेब्रा, उसकी इक्वेशन को इस रूल के अकॉर्डिंग किस तरह से सॉल्व किया जाए। 2-3 एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा रहता है एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में। एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी, f इक्वल टू समथिंग, उसको आपको इस रूल्स को अप्लाई करते हुए उसको जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। f इक्वल टू a डॉट b डॉट c प्लस a नॉट प्लस a डॉट b नॉट डॉट c। ये एक इक्वेशन है, एक बुलियन फंक्शन f इक्वल टू उसकी वैल्यू गिवन है, उसके वेरिएबल गिवन है। यहाँ पे जो टर्म्स है वो टोटल टर्म्स देखी जाए तो 3 टर्म्स है। पहली टर्म्स में वेरिएबल a b और c का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है।
दूसरी टर्म्स में वेरिएबल ए की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और तीसरी टर्म्स में ए बी सी के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ए और सी नॉर्मल वेरिएबल है और बी कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है। सो तीन टर्म्स में हमें क्वेश्चन गिवन है, हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और f इक्वल टू मिनिमम टर्म्स में हम आंसर लाना चाहते हैं। दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। रूल्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं कि आप रूल्स को देखें अच्छे से, कौन सा रूल अप्लाई होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन टर्म्स है उसको ध्यान से देखना होगा कि कौन सी दो टर्म्स ऐसी है जिनको आप चेक कर सकते हैं और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल के कुछ ना कुछ ऐसा रिमेनिंग होगा जिसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो हो जाएगा। सो इक्वेशन में फर्स्ट और थर्ड ये दो टर्म्स यदि आप ध्यान से देखें, a डॉट बी डॉट सी प्लस a डॉट बी नॉट डॉट सी, इन दोनों में से अगर हम ए सी को कॉमन निकाले, a डॉट सी को कॉमन निकाले, तो b प्लस बी नॉट अंदर रिमेनिंग बचेगा ब्रैकेट में। सो a डॉट सी हमने कॉमन निकाला, b प्लस बी नॉट हमारे पास रिमेनिंग है ब्रैकेट में, और जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज लिख दी हमने प्लस a नॉट। नाउ b प्लस बी नॉट, जैसे मैंने बताया था कि a प्लस a नॉट को रूल्स के अकॉर्डिंग हम 1 लिख सकते हैं। लॉजिक और का जो गेट है, और गेट के लिए जो रूल है उसमें आप देखिए a प्लस a नॉट इक्वल टू 1 है। सो वी कैन रिप्लेस b प्लस बी नॉट इक्वल टू 1। सो b प्लस बी नॉट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, और a डॉट सी डॉट 1 मतलब कि a डॉट 1 को हम लिख सकते हैं a। रूल नंबर 3 एंड गेट के लिए रूल नंबर 3 देखिए, a डॉट 1 इक्वल टू a। दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल का अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही वेरिएबल आंसर में आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में b प्लस बी नॉट को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से एज पर रूल, और फिर a डॉट सी को अगर हम एक सिंगल वेरिएबल माने तो उसका अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही वेरिएबल आता है। सो एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1 वी गेट द सेम आंसर। सो जो वेरिएबल है वही आंसर आएगा। सो नेक्स्ट में a डॉट सी प्लस a नॉट। अब a डॉट सी प्लस a नॉट को हम और क्या लिख सकते हैं? वैसे तो ये दो टर्म्स में सिंप्लीफाइड हो चुका है। इसको हम और अलग तरीके से लिख सकते हैं कि a का डबल कॉम्प्लीमेंट करें, a डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट c प्लस a नॉट। सो जो हमारा रूल है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो रूल था डी मॉर्गन्स के ऊपर, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है, a प्लस a नॉट b को हम लिख सकते हैं a प्लस b। सो इसको आप यदि रिलेट करें कि a की जगह अगर a डबल नॉट हो जाए, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाए, सो a डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट c प्लस a नॉट, इसको हम लिख सकते हैं a नॉट डॉट c। क्योंकि जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ऑलरेडी जो दोनों लाइनें हैं ऊपर की वो कट जाती है, तो आपका आंसर ए ही आता है। तो नॉर्मल वेरिएबल को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए एक रूल होता है, वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आप ये बात अच्छे से समझ पाए। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वेरिएबल है उसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाए तो डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कट कर देते हैं और आंसर आपके पास ए आता है। सपोज कोई बी वेरिएबल है, उसके ऊपर अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं और आंसर में आपके पास बी आएगा। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बी के ऊपर डबल लाइन या डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पर भी लगाया है कि a डॉट सी प्लस a नॉट जो वेरिएबल आया था, इसको हमने a के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया जो कि a के बराबर ही होता है।
सो ए डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए नॉट। अब ए डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए नॉट को हम इस रूल से रिलेट करें कि ए प्लस ए नॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गई है। अब हमारे पास केवल टर्म्स में कॉम्प्लीमेंट प्लस, सो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी के लिए लॉजिक सर्किट बनाना काफी इजी रहेगा। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एक फंक्शन है एफ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। इसके लिए यदि हमें लॉजिक सर्किट बनाना है तो हमें एक इनपुट वेरिएबल चाहिए ए, ये ए है। इसको हमें पहले नॉट गेट से पास करना होगा। नॉट गेट से पास करेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेगा। सी नॉर्मल वेरिएबल है, तो ये नॉर्मल वेरिएबल डायरेक्टली सी में जाएगा। और एडिशन है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक और गेट। तो एक ये रहेगा हमारा और गेट। यहाँ पे हमें जो आंसर जनरेट होगा y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। सो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को आप पहले बुलियन अलजेब्रा के रूल्स लगाएं, रूल अप्लाई करें। रूल अप्लाई करने के बाद जो भी सिंप्लीफाई वर्जन जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप लॉजिक सर्किट ड्रॉ करें। तो इस तरह से एक लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाएगा और आपका जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना होता है, चेक करना होता है कितने टर्म्स गिवन है, टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई है या एडिशन है वो चेक करना होगा। फिर आप क्या कौन से टर्म्स में आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल के कुछ ना कुछ अगर रूल तैयार होता है तो आप उस तरह से उसको अरेंज करें, रीअरेंज करें और फिर देखिए कि कौन से रूल अप्लाई कर सकते हैं। रूल अप्लाई करने के बाद अगली टर्म्स में आप फिर से देखिए कि किसको कॉमन ले सकते हैं, कौन बाहर आ सकता है, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग होगा। तो रूल्स बनाने का ट्राई करना होता है टर्म्स के अंदर से। और फिर जब आपको लगता है कि अब कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो सकता, जो टर्म्स है वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है, अगर 3 है तो 2 में आ चुका है, थ्रू है 2 टर्म्स है तो 1 टर्म्स में आंसर आ चुका है, देन आप उसको स्टॉप कर सकते हैं और फिर उस बेस पे लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस पैटर्न में हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, f इक्वल टू a नॉट डॉट b नॉट डॉट c नॉट प्लस a नॉट डॉट b नॉट डॉट c प्लस a नॉट डॉट c नॉट। अगेन हमें 3 टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है, एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, बुलियन फंक्शन गिवन है, f की वैल्यू। इसमें हमें चेक करना है हमें किस टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। सो अगर हम टर्म्स को ध्यान से देखें तो पहली और दूसरी टर्म्स जो हमें गिवन है उसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है। सो ए नॉट और बी नॉट को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर सी नॉट प्लस सी रिमेनिंग रहेगा और जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख दिया है प्लस ए नॉट डॉट सी नॉट। नाउ अगेन इफ यू लुक द बुलियन एक्सप्रेशन रूल्स, सो एज पर रूल सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। So rules के अकॉर्डिंग a plus a naught equal to 1 है, so we can replace c plus c naught is equal to 1। so उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, then we got a complement dot 1 plus a naught dot c naught। तो उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो टर्म्स है a नॉट डॉट b नॉट उसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई अगर 1 से होता है so we will get the same variable as the output। सो हमारे पास फंक्शन की नेक्स्ट स्टेटमेंट तैयार होगी f इक्वल टू नॉट डॉट नॉट प्लस ए नॉट डॉट सी नॉट। यहाँ से अब हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं,
सो ए नॉट डॉट बी नॉट प्लस ए नॉट डॉट सी नॉट में से ए नॉट अगर हम कॉमन निकालते हैं तो बी नॉट प्लस सी नॉट ब्रैकेट में रहेगा, और बी नॉट प्लस सी नॉट अगर दो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट का सम डी मॉर्गन्स लॉ को जनरेट करता है। तो यदि आप डी मॉर्गन्स लॉ को देखें कि दोनों वेरिएबल का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का सम उनके डॉट प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। बुलियन डी मॉर्गन्स लॉ का जो सेकेंड लॉ है उसको आप ध्यान से देखें, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास भी वही टर्म्स है, यहाँ पर वेरिएबल बी और सी गिवन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरिएबल ए और बी पर फॉर्मूला अप्लाई है। तो आप उसको बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये रूल्स के अकॉर्डिंग और सिंप्लीफाइड हो चुका है फंक्शन की वैल्यू। और इसके लिए हम आराम से एक इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए हम एक लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सो लॉजिक सर्किट में तीन वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उसमें आपको सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई निकालना होगा। सो दो एंड गेट से आप इसको जनरेट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कैसे होगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को यदि आप नॉट गेट से पास करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाएगा। बी और सी के एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एंड गेट इस तरह से जनरेट होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप डायरेक्टली नैंड गेट यूज कर सकते हैं। ये नैंड गेट और एंड गेट, इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। सो ये जो आपको आउटपुट देगा वो देगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी का कॉम्प्लीमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से जो बाहर होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा, और बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, उसका नॉट निकालिए। सो आप नॉट गेट भी लगा सकते हैं डायरेक्टली एंड गेट के साथ, या फिर आप डायरेक्टली नैंड गेट यूज कर सकते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बी और सी के डॉट प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करके रिटर्न करता है नैंड गेट। तो ये जो हमारा गेट है वो है नैंड गेट। तो नैंड गेट की कैरेक्टरिस्टिक हमने यूज की और बी और सी के प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया, और उसको फिर वापस से एंड गेट में ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पर आउटपुट हमें y इक्वल टू जनरेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। अब इससे ज्यादा हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक टर्म्स में हमारा आंसर आ चुका है। तो जब आपको लगे कि अब वो और ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन डिजाइन डायरेक्टली लॉजिक सर्किट। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एक बुलियन फंक्शन f इक्वल टू गिवन है a डॉट बी नॉट ब्रैकेट में c प्लस बी डॉट डी ब्रैकेट क्लोज प्लस a नॉट डॉट बी नॉट ब्रैकेट क्लोज डॉट c। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर करिए, ताकि आपके पास जो टर्म्स है वो थोड़ा एक्सप्लोर हो जाए, फिर आप कॉमन निकालने का ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम a डॉट बी नॉट को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा a डॉट बी नॉट डॉट सी प्लस a डॉट बी नॉट डॉट बी डॉट डी प्लस बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज a नॉट डॉट बी नॉट
और उसका ब्रैकेट क्लोज और बाहर है सी। अब सी को भी आप अंदर ले जा लीजिए, या फिर अंदर पहले चेक कर लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल ऐसे है जिनको पर आप डायरेक्टली रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो पहले आप उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर सी को आप अंदर ले लो। सो ए डॉट बी नॉट, बी डॉट बी नॉट और बी, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक सिंपल वेरिएबल है और एक उसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसके रिजल्ट को 0 लिख सकते हैं। सो बी नॉट बी को आप लिख सकते हैं 0। सो पहले रूल हमने अप्लाई कर दिया, बी नॉट डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो उसकी जगह पे हमने 0 रिप्लेस कर दिया। दूसरा रूल लगा दिया कि किसी भी वेरिएबल का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही रहेगा। तो ए डॉट 0 डॉट डी, ये पूरी टर्म से रिप्लेस हो जाएगी 0 से। अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है ए डॉट बी नॉट डॉट सी प्लस ए नॉट बी नॉट ब्रैकेट में डॉट सी। अब सी को हम अंदर कर देते हैं, तो ए डॉट बी नॉट डॉट सी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट डॉट सी। तो सी ब्रैकेट के बाहर था, हमने उसको अंदर कर दिया, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें सी डॉट सी दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म्स में, तो सी डॉट सी को हम डायरेक्टली सी लिख सकते हैं, जैसे रूल के अकॉर्डिंग ए डॉट ए को हम ए लिखते हैं। सो पहले हम वो रूल अप्लाई कर देते हैं कि 2 बार अगर वेरिएबल्स है, सो वी कैन रिप्लेस इन अ सिंगल वे। सी डॉट सी रिप्लेस बाय सिंगल सी। सो ए डॉट बी नॉट डॉट सी प्लस ए नॉट बी नॉट डॉट सी। अब अगर आप देखें ध्यान से, बी नॉट सी और बी नॉट सी दोनों ही इक्वेशन में कॉमन मिल रहा है। सो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं अगेन दोनों टर्म्स में से। सो ए प्लस ए नॉट अंदर ब्रैकेट में रिमेनिंग बचेगा, और जो कॉमन निकलेगा वो बाहर होगा बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब ए प्लस ए नॉट को हम वापस से 1 लिख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसकी जगह पर हम 1 लिख लेंगे। 1 डॉट बी नॉट डॉट सी का रिजल्ट वही आएगा जो वेरिएबल है, दैट मीन्स बी नॉट डॉट सी। सो सिंगल टर्म्स में आपका आंसर आ चुका है। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यू कैन स्टॉप हियर एंड योर आंसर इज एफ इक्वल टू बी नॉट डॉट सी। और इसके लिए आप लॉजिक सर्किट बना सकते हैं कि एक बी इनपुट सिग्नल होगा, उसे आपको नॉट गेट से पास करना होगा, तो बी नॉट जनरेट हो जाएगा। एक सी सिंपल वेरिएबल होगा, और उन दोनों में डॉट ऑपरेटर है, मतलब आपको एंड गेट लगाना होगा। एंड गेट में वो आंसर जनरेट कर देगा y इक्वल टू बी नॉट डॉट सी। सो बी को आपको नॉट गेट से पास करना होगा, बी नॉट जनरेट हो जाएगा, डॉट सी। ये जनरेट कर देगा बी नॉट, और एक सी रहेगा डायरेक्ट, और इन दोनों में रहेगा एंड। सो एंड गेट को आप बनाइए इस तरह से। तो ये जनरेट कर देगा y इक्वल टू बी नॉट प्लस सी। ये हो गया उसका लॉजिक सर्किट। ये हो गया है सिंप्लीफाइड वर्जन और उसका लॉजिक सर्किट। सो इस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन के कुछ फंक्शन हमें गिवन होते हैं, उन्हें हमें सिंप्लीफाइड करना होता है। सिंप्लीफाइड करने का पैटर्न मैंने आपको बताया 3 अलग अलग एग्जाम्पल से। इसी पैटर्न में आपके पास भी क्वेश्चन आएगा। सो अगर आपके पास बूलियन अलजेब्रा के रूल है, उसको आपने लर्न कर लिया है, सो आप सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब लॉजिक गेट्स का कुछ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पहले हम सिंगल
जो लॉजिक गेट्स हमने स्टडी किए थे उनको हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो ट्रुथ टेबल है, वो एक बार ब्रीफ करने के बाद हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि जो लॉजिक गेट्स की वर्किंग है वो हमें क्लियर हो। ये सिंपल नॉट गेट है जिसका मीनिंग होता है किसी भी वेरिएबल के इनपुट सिग्नल को कॉम्प्लीमेंट कर देना। सो ए यहाँ पर इनपुट सिग्नल है और जेड यहाँ पर आउटपुट है। अब क्योंकि नॉट गेट है तो यहाँ पर केवल आप 0 या 1 अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक सिंगल इनपुट सिग्नल है और सिंगल इनपुट सिग्नल है, इसका मतलब एक ही वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल है इसका मतलब 2 की पावर 1, इसका आंसर होगा 2 और इसके जो आउटपुट होंगे वो 2 ही हो सकते हैं। सो अगर आपने 0 दिया तो आंसर आएगा 1, 1 दोगे तो आंसर आएगा 0। सो ये नॉट गेट की सिंपल वर्किंग है। सेकेंड हमने स्टडी किया था एंड गेट। एंड गेट किसी भी दो इनपुट सिग्नल को लेकर उनके बीच में डॉट ऑपरेटर परफॉर्म कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और अगर दो वेरिएबल है तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। सो 4 रो हमारे पास ट्रूथ टेबल में मेंशन होगी, उसका कॉम्बिनेशन 00011011 होगा। अब इनके बीच में आपको लॉजिकल एंड परफॉर्म करना होता है। दोनों इनपुट सिग्नल अगर 1 है तो आंसर आएगा आपका 1, अदरवाइज दोनों अगर लो है तो भी आंसर लो होगा, दोनों में से एक भी लो है तो भी आंसर लो होगा। ये और गेट का था कि और गेट में भी दो इनपुट सिग्नल होते हैं, एक आउटपुट होता है। दो इनपुट सिग्नल है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन रो तैयार होगी और जेड आउटपुट जनरेट कर देगा। अब यदि हम दो गेट को कंबाइन करें और हमें ये निकालना है कि जेड में आउटपुट क्या आना चाहिए। सो ए और बी लॉजिक गेट यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, ये है और गेट। सो और गेट का जो आउटपुट जनरेट होता है ए और बी के रिजल्ट को और गेट एडिशन कर देता है। सो अगर 0 0 अगर होता है तो आंसर 0 होगा और गेट के अकॉर्डिंग। 0 1 का आंसर 1 होगा, 1 0 का आंसर 1 होगा, 1 1 का आंसर 1 होगा। ये और गेट का रिजल्ट होगा। अब इस रिजल्ट को आपको नॉट गेट में ट्रांसफर करना है। नॉट गेट हर एक रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उसका अपोजिट कर देगा। तो अगर a प्लस बी 0 + 0 का रिजल्ट 0 है, अगर वो नॉट गेट में पास होता है तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 1। सो z में जो रिजल्ट तैयार होगा वो होगा सबसे पहले 1। 0 + 1 का रिजल्ट होता है 1, तो 1 कॉम्प्लीमेंट 0। 1 + 0 का रिजल्ट 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। 1 + 1 का रिजल्ट 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस तरह से z में रिजल्ट जनरेट होने स्टार्ट होंगे। सो हमने दो गेट को कंबाइन किया और उसके आउटपुट को हमने यहाँ पे सजेस्ट किया। सो आंसर होगा जो सी है वो इनके और को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 0 1 1 1। और z का जो आउटपुट होगा वो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 1 0 0 0। इसी तरह से अगर ये गेट है कि एक एंड गेट है और एक नॉट गेट है, तो z में आंसर क्या आएगा, c में आंसर क्या आएगा। तो 0.0 का मल्टीप्लाई होता है 0, 0.1 का मल्टीप्लाई 0, 1.0 का मल्टीप्लाई 0, 1.1 का मल्टीप्लाई 1। अब c के रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट करना है, दैट मीन्स 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सो जो सी आंसर में जनरेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा z। सो सी में आंसर जनरेट हुआ था 0001 और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर कर देते हैं तो z में आंसर आएगा 1110।
इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि ये हमें लॉजिक सर्किट गिवन है और कुछ ट्रुथ टेबल में कुछ टर्म्स मिसिंग है, वो हमें फिल करना है कि Z में आंसर क्या आएगा। सो A और B के ट्रुथ टेबल में हमें वैल्यू गिवन है कि A में अगर 0 पास करे, B में अगर 0 पास करे तो नॉट गेट है, नॉट गेट उसके आंसर को अपोजिट कर देता है, दैट मीन्स 0 का 1, 0 का 1। और सेकंड जो लगा है वो है और गेट, और गेट इनके रिजल्ट को एडिशन कर देगा, तो 0 0 के केस में 1 1 जनरेट होगा और 1 + 1 का रिजल्ट 1 होगा। तो Z के अंदर पहली रो में आंसर आएगा 1। इसी तरह से 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, सो 1 + 0 एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 1। Z में दूसरा आंसर जनरेट होगा 1। इसी तरह से A में अगर 1 है, B में अगर 0 है तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो 1 का 0, 0 का 1, सो 0 + 1 का आंसर अगेन 1। इसी तरह से 1 1 यदि इनपुट सिग्नल है तो ये हो जाएगा 0 0, और 0 + 0 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। तो इस तरह से लॉजिक गेट का कनेक्शन करके आप उसके आंसर को सजेस्ट कर सकते हो कि ये एक लॉजिक सर्किट है, इसका आंसर क्या जनरेट होगा। तो ये रहा हमारा Z का आंसर। इसी तरह से अगर एंड गेट है लगा हुआ है तो इनके आंसर को सजेस्ट करना है, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1, 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा Z में 1। बाकी जो दो रिमेनिंग रो है उसमें 0 0 ऑलरेडी है, तो 0 का 1 हो जाएगा तो 1 का 0 हो जाएगा, और इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आएगा। तो सेकेंड और थर्ड रो में हम 0 0 आंसर आएगा। फोर्थ वाली रो देखिए 1.1 है, तो पहले इसका कॉम्प्लीमेंट करो 0.0, 0.0 का आंसर होगा 0, तो Z में आ जाएगा 0। तो C और D ये कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट को शो करते हैं और Z उनके डॉट को शो करते हैं, तो 1 0 0 Z का आउटपुट होगा। मतलब कि इस लॉजिक सर्किट में Z का जो रिजल्ट होगा वो 1 0 0 के बराबर होगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल कि हम लॉजिक सर्किट यदि हमें गिवन है तो उसके बेस पर हम ट्रुथ टेबल तैयार कर सकते हैं, या ट्रुथ टेबल की जो मिसिंग टर्म्स है वो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो बुलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड इतनी टर्म्स इनफ है। इस पर जो भी क्वेश्चंस आता है G2 में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, बुलियन कांस्टेंट क्या होते हैं, ये ऐसे 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। या इससे थोड़ा बड़ा पैटर्न यदि आता है 2 या 3 मार्क्स में, तो आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी और उस बुलियन एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना होता है, और जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन जनरेट होगी वही आंसर होगा। या फिर आपको कोई लॉजिक सर्किट गिवन हो सकता है और आपको मिसिंग टर्म्स निकालनी होती है ट्रुथ टेबल की, कि बताइए Z में आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन G2 में यहाँ पे पूछे जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें कवर होता है वो है कि यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है। हमने जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और इन्हीं के जो कॉम्प्लीमेंटेड गेट है वो है जैसे एंड प्लस नॉट नैंड बनाता है, और प्लस नॉट नॉर बनाता है, एक्सक्लूसिव और गेट हमने स्टडी किया था, और एक्सक्लूसिव और गेट के साथ अगर नॉट लग जाता है तो एक्स नॉर बन जाता है। ये पूरे हमने बेसिक गेट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। बट इसमें से कौन से गेट्स है जिनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है और उनको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। सो अब इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा कि उतने जो हमने 6 टोटल नंबर ऑफ गेट्स डिस्कस किए थे, उनमें से जो नैंड और नॉर गेट है इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा नैंड एंड नॉर गेट आर कंसिडर्ड
considered as a universal gate. सेकेंड अगर क्वेश्चन इसी के दूसरे पार्ट में पूछा जाता है व्हाई दीज गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, तो इसका आंसर ये होगा कि नेंड और नॉर गेट में इन गेट के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी लॉजिक जो बेसिक गेट्स है वो डेवलप कर सकते हैं। मतलब नेंड गेट को अगर सिस्टमेटिक अरेंज करें या इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन करें तो हम एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं और नॉट गेट बना सकते हैं। इसी तरह से नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये जो बेसिक 3 गेट्स है वो हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो जब हम ऑलरेडी हम एंड और नॉट इन गेट की मदद से बना सकते हैं तो फिर हमें एंड और नॉट गेट का ज्यादा यूज करना जरूरी नहीं। सो नैंड गेट और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से हम बेसिक लॉजिक गेट्स डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो ये उसका आंसर होगा कि यूनिवर्सल गेट इसे क्यों कहा जाता है। सो उसका आंसर सिंपल यही होगा कि इनसे हम बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और नॉट, नेंड और नॉर की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से एंड गेट कैसे बनाया जाता है। सो नॉर गेट का कॉम्बिनेशन करना है, यहाँ पर हमने 3 नॉर गेट यूज किए हैं और उससे एक एंड गेट बनाया है। तो देखिए कैसे होगा। अगर हम एक नॉर गेट में एक इनपुट सिग्नल देते हैं ए, सो ए को हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद उसके 2 सिग्नल जनरेट होते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, नॉर गेट में पास कर देते हैं। नॉर गेट का काम होता है कि अगर उनको 2 सिग्नल मिलते हैं तो दोनों सिग्नल को ऐड कर देता है और उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। सो ए को यदि हम इनपुट सिग्नल में देते हैं नॉर में, तो ए प्लस ए का रिजल्ट ए होगा और ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए डैश या एक कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी को हमने दूसरे नॉर गेट में दिया है, वो रिजल्ट जनरेट कर देगा बी नॉट, और ए नॉट बी नॉट को वापस यदि आप नॉर गेट में ट्रांसफर करते हो, सो सबसे पहले ये ऐड करेगा क्योंकि और का नॉट होता है नॉर। सो पहले और करो ए नॉट प्लस बी नॉट और फिर नॉट लगा दो, दैट मीन्स उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। सो जो आंसर जनरेट होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लग जाता है कि अगर किसी वेरिएबल का होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट कट जाता है और जो प्लस वाली टर्म्स है वो डॉट में आ जाती है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट है तो वो दोनों लाइनें कट जाएगी, तो नॉर्मल बचेगा ए प्लस कन्वर्ट हो जाएगा डॉट में, और फिर से बी के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा और आंसर आएगा ओनली बी। सो फंक्शन एफ इक्वल टू जनरेट होता है ए डॉट बी, जो क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो जबकि हमने नॉर गेट यूज किए और हमारे पास जो आउटपुट आया है वो ए डॉट बी के टर्म्स में आ गया। सो नॉर गेट को यदि आप इस तरह से अरेंज करते हो, 2 नॉर गेट पैरेलल और एक सीरियल, तो इसको आप एंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें नैंड गेट को यूज करना है और गेट बनाना है तो नैंड गेट को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप इसमें ए इनपुट सिग्नल देते हो सो ये कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेगा क्योंकि ए डॉट ए पहले वो एंड करेगा, सो ए डॉट ए का रिजल्ट होगा ए और ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी डॉट बी का रिजल्ट होगा बी
और क्योंकि नैंड गेट लगा है इसलिए इसका रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बी डॉट बी का रिजल्ट बी और आउटपुट बाहर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से हमने दोनों आउटपुट को एक नैंड गेट में ट्रांसफर कर दिया। सो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई करो और उसके रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दो। सो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर जो होल कॉम्प्लीमेंट है फिर से दो दो कॉम्प्लीमेंट आ गए वेरिएबल के ऊपर, तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट को आप काट दो और जो डॉट है वो डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, बी का डबल कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा और जो डॉट है वो डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वो बन जाएगा ए प्लस बी। सो नैंड गेट को यूज करके यदि आप नैंड गेट को इस ऑर्डर में यूज करते हैं तो आप आसानी से और गेट बना सकते हैं। सो इस तरह से आप और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं। नॉट गेट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ए किस तरह से ए नॉट में कन्वर्ट हो रहा है बाय यूजिंग सिंगल नैंड गेट और सिंगल नॉर गेट। इसी तरह से बी डायरेक्टली बी नॉट में कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक नॉट गेट की फंक्शनलिटी है कि नॉर्मल वेरिएबल उसके कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तरीका है। बाकी जो रिमेनिंग है कि आपने एंड गेट बनाना देखा और गेट बनाना देखा, तो आप बाकी कॉम्बिनेशंस करके भी आप इसके लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। मैंने आपको एक एक बेसिक गेट्स बनाना सिखाया है। जैसे नॉर गेट को यूज करके एंड गेट बनाया है, वैसे ही आप नॉर गेट को यूज करके और नॉट बनाएंगे। इसी तरह से नैंड गेट को यूज करके और गेट बनाया है। अब आपको लॉजिक लगाना है कि नैंड गेट को किस तरह से आप कंबाइन करें ताकि एंड गेट और नॉट गेट बना पाए। सो ये था आज के लेक्चर का कंटेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।